हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन खेवाल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल द एग्जामिन लाइव पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यूज की सीरीज 2024 से 2009 तक के सीआईएसएफ, एसी, एलडीसी एग्जाम के सभी पीवाईक्यूज। और हमारा फोकस्ड एरिया है पार्ट बी, प्रोफेशनल स्किल्स से रिलेटेड पीवाईक्यूज। तो आज हमारा फोकस्ड एग्जाम है 2012 का पीवाईक्यूज सीआईएसएफ, एसी, एलडीसी एग्जाम के। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं और यह 2013 में भी पहला क्वेश्चन था और यह मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है पीवाईक्यूज में। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस तैयार रखें। तो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट टू गेट सीआईएसएफ सिक्योरिटी कवर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन्फोसिस कैंपस एट बेंगलुरु सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर का यूनिट था जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट यूनिट कमांडर के साथ 101 पर्सनल के साथ में डिप्लॉय किया गया था और यह डिप्लॉयमेंट 2009 में किया गया था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीआईएसएफ का जो गठन है वो 1968 एक्ट के अनुसार हुआ है और 1969 में नवंबर 1 को उनका पहला यूनिट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन जो कि ट्रोम्बे महाराष्ट्र में था और सेकंड यूनिट बोकारो स्टील प्लांट था। तो और हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस एयरपोर्ट में सबसे पहली बार सीआईएसएफ को इंडक्ट किया गया था। तो वह जयपुर एयरपोर्ट में 2000 में सीआईएसएफ को सबसे पहली बार इंडक्ट किया गया था। तो यह बेसिक क्वेश्चन है जो हम पीवाईक्यूज में भी डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स और यह हमें पता होने चाहिए, यह हमें याद होने चाहिए, यह कभी भी रिपीट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीआईएसएफ इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज ऑन द बेसिस ऑफ। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सिस कंट्रोल ओनली, एक्सिस कंट्रोल एंड रिस्पॉन्स फोर्स डिप्लॉयमेंट, रिस्पॉन्स फोर्स डिप्लॉयमेंट ओनली। तो यह जो ओनली है यह गलत होगा। और टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सिस कंट्रोल, पैरामीटर सिक्योरिटी एंड रिस्पॉन्स फोर्स डिप्लॉयमेंट टू सिक्योर द एंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी एक होलसम स्टेटमेंट है जिसमें कि सीआईएसएफ जिस यूनिट को में इंडक्शन होता है, जिस यूनिट को टेक ओवर करते हैं, उसका टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी और सिक्योरिटी का सीआईएसएफ का होता है। तो एक्सिस कंट्रोल, पैरामीटर सिक्योरिटी और रिस्पॉन्स फोर्स डिप्लॉयमेंट सभी सीआईएसएफ देखती है। और अगर कोई प्राइवेट एजेंसी भी वहां पर डिप्लॉयड है सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो वह सीएसएफ के अंडर काम करते हैं। ऐसा भी हम पीवाईक्यूज में पहले डिस्कस कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं सभी को कि 2012 का एलडीसी एग्जाम का आंसर की अवेलेबल नहीं है और 2009 और 2010 और 11 के एग्जाम का भी आंसर की अवेलेबल नहीं है। तो यह जितने भी एनालिसिस हो गए इन पेपर के वह विदाउट आंसर की किए गए हैं। तो पूरा रिसर्च के बाद यह आंसर्स दिए जा रहे हैं और मेरा कोशिश है कि यह 100% एक्यूरेसी के साथ में आंसर दिए गए हैं। और अगर फिर भी एक या दो क्वेश्चन कहीं ऊपर नीचे या गलत होता है या ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चंस को लेके डिस्प्यूट है, परसेप्शन अलग है क्वेश्चन को देखने के, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पर मैंने 100% प्रॉपर एनालिसिस के साथ में यह आंसर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स करेक्टली द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इज ए डायनामिक कंसेप्ट। तो क्या यह रिफ्लेक्ट करता है कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो है वह एक डायनामिक कंसेप्ट है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो गतिशील है, जो बदल सकता है और बदलता है और वक्त पड़ने पर सिचुएशंस को देखते हुए इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के कंसेप्ट में। तो क्या चीज उसको रिफ्लेक्ट करती है? तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, एवरी सीनियर ऑफिसर हैज हिज ओन परसेप्शन एंड आइडियाज विच चेंज प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। तो यह भी ठीक है, लेकिन यह स्टेटमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि सीनियर जूनियर सभी के परसेप्शन अलग अलग है और सिक्योरिटी को जो चेंज करते हैं, लेकिन यह एज ए ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल जो परसेप्शंस है और इंडिविजुअल आइडियाज है वो मैटर नहीं करेंगे एज ए कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यह भी है कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को लेकर वो भी समय समय पर बदलती रहती है और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड थ्रेट परसेप्शन वेरी अकॉर्डिंग टू पैलेस एंड टाइम। तो यह काफ़ी होलसम जवाब होगा कि सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है और जो थ्रेट के परसेप्शन है हर जगह को और हर टाइम को लेके वह अलग अलग होते हैं। इससे यह रिफ्लेक्ट होता है कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक डायनामिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन सीआईएसएफ इज टू बी इंडक्टेड इन द प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी इज गिवन टू। तो सीआईएसएफ को जब इंडक्ट किया जाता है किसी प्राइवेट सेक्टर के अंडरटेकिंग में तो प्रायोरिटी किस चीज को दी जाती है? यूनिट्स लोकेटेड इन सिटीज। तो यह गलत होगा कि सिर्फ उन्हीं प्राइवेट अंडरटेकिंग को प्रायोरिटी दी जाए जो सिटी में लोकेटेड है। यूनिट लोकेटेड इन रिमोट एरियाज, तो यह भी होलसम नहीं होगा कि सिर्फ उनको प्रायोरिटी दी जाए जो रिमोट एरिया में है। यूनिट लोकेटेड क्लोज टू द बॉर्डर, तो यह भी सही नहीं होगा। ये बहुत ही नैरो कर देते हैं सीआईएसएफ के मोटो, सीआईएसएफ के मैंडेट को, यह बहुत नैरो कर देते हैं। यूनिट्स लोकेटेड इन नक्सल, मिलिटेंसी अफेक्टेड और वल्नरेबल एरियाज, तो यह काफी होलसम स्टेटमेंट है ऑप्शन डी और हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स। तो इनमें से कौन सी मेंबर ऑफ फोर्स की ड्यूटी नहीं है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, लुक आफ्टर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तो यह बेसिकली है कि जो ऑफिसर है उनकी नीड्स, उनकी पर्सनल नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना मेंबर ऑफ फोर्स की ड्यूटी नहीं है, और मेंबर ऑफ फोर्स करते यही है। ये आयरनी है फोर्स का। और ऑप्शन बी है, ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स इशूड टू हिम बाय हिज सुपीरियर अथॉरिटी। तो यह ऑल ऑर्डर्स, इसको गलत करते हैं, ऑल लॉफुल ऑर्डर्स, क्योंकि सुपीरियर अथॉरिटी कुछ भी ऑर्डर्स दे सकते हैं और वो पर्सनल भी हो सकते हैं। प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो यह तो ड्यूटी है। प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द एम्प्लॉइज ऑफ, यह भी ड्यूटी है, और यह 1987 से एम्प्लॉइज का भी प्रोटेक्शन सीआईएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है। और तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा कि मेंबर ऑफ फोर्स की ड्यूटी यह नहीं है कि वह सिर्फ जो कमांडिंग ऑफिसर है, जो उनके सीनियर है, उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को टेक केयर करें। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो चापलूसी करना किसी भी मेंबर ऑफ फोर्स की ड्यूटी हो ही नहीं सकती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेचुरल डिजास्टर। तो फ्लड, फायर, ड्रोट, तो यहाँ पर होलसम होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सभी नेचुरल डिजास्टर्स हैं। फायर मैन मेड भी हो सकती है, फायर नेचुरल भी हो सकती है, तो यह दोनों में कंसिडर किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 में यह एक्ट आया, और जो चेयरपर्सन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, वो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसमें वाइस पर्सन जो होते हैं वो भी एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहिए, ड्यूरिंग फ्लड्स द फर्स्ट थिंग फोर्स पर्सनल शुड डू इज टू। तो जब फ्लड्स आए तो फोर्स पर्सनल को सबसे पहले क्या करना चाहिए, अरेस्ट द क्रिमिनल एलिमेंट्स फर्स्ट। तो यह तो फोर्स का काम नहीं है कि वह क्रिमिनल एलिमेंट्स को अरेस्ट करे। एक तरफ फ्लड्स आ रही है, एक तरफ क्रिमिनल एलिमेंट्स को ढूंढ के अरेस्ट कर रहे हैं, तो यह पहला फर्स्ट जो रिस्पॉन्स है वह यह नहीं होगा। वेट फॉर सीनियर ऑफिसर्स टू अराइव, तो यह भी नहीं होगा। कम से कम अपना तो बचाव करेंगे सीनियर ऑफिसर के आने से पहले, तो वेट नहीं करेंगे ऐसे। कॉन्टैक्ट एनजीओज फॉर हेल्प, तो यह बाद के लेटर स्टेजेस पर हो सकता है कि ऐसा करे, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्स तो नहीं होगा। इमीडिएटली टेक एक्शन फॉर रेस्क्यू ऑफ पर्सन सराउंडेड बाय फ्लड वाटर्स, तो यह काफी होलसम स्टेटमेंट है कि इमीडिएट एक्शन ले और जो पर्सन फ्लड में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करें। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइजनस स्नेक। तो कौन सा सांप इनमें से जहरीला नहीं है। तो कोबरा जो है काफी जहरीला सांप होता है, और क्रेत जो है यह भी कोबरा फैमिली से ही है, तो यह भी पॉइजनस स्नेक है। वाइपर भी काफी पॉइजनस स्नेक होता है, तो यह तीनों पॉइजनस स्नेक हो गए। और हमसे नोट पूछा है तो रिवर स्नेक ये नॉन वेनमस होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग फायर डिजास्टर द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर इज टू। तो जब फायर डिजास्टर होता है तो सबसे पहली ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की क्या होती है, क्या होनी चाहिए, टेक प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ फायर। तो यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सबसे पहली ड्यूटी होनी चाहिए कि प्रिवेंट करे, रोके स्प्रेड होने से फायर को। इन्फॉर्म एंड वेट फॉर द सीनियर ऑफिसर गलत है। कलेक्ट ऑल द प्रॉपर्टी एट वन पैलेस, यह भी गलत होगा। कंसोल ऑल द विक्टिम्स ऑफ फायर, यह भी गलत होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द रेगुलेटर ऑफ एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया। तो एविएशन जो सिक्योरिटी है उसमें रेगुलेटर कौन होते हैं। तो एविएशन सिक्योरिटी को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एक बॉडी होती है, BCAS, तो यह रेगुलेट करते हैं एविएशन सिक्योरिटी को। और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन को 1968 में एज ए स्मॉल डिपार्टमेंट अंडर DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में यह एक छोटा डिपार्टमेंट बनाया गया था 1978 में, लेकिन 1987 में फिर इसको ब्रॉड मैंडेट दिया गया और इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर ट्रांसफर एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के रूप में बनाया गया 1987 में। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है एयरपोर्ट सिक्योरिटी और एयरपोर्ट्स पर जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं उनको लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिप्स सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन द एक्सबिस मशीन्स ड्यूरिंग द प्री एम्बार्केशन चेक्स टू। तो टिप्स जो है बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन सिस्टम, और यह एक टेक्नोलॉजी है जो एक्सबिस मशीन में यूज किया जाता है। और यह बेसिकली जो इसका पर्पज होता है वो होता है एक्सप्लोजिव गन्स, ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए यह यूज किया जाता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, डिटेक्ट न्यूक्लियर मटेरियल्स, तो मे बी डिटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव, तो यह होलसम होगा स्टेटमेंट, डिटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव। तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। विच इज द डेजिग्नेटेड सिविल एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सिविल एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो अभी हमने डिस्कस किया कि BCAS जो है वह रेगुलेटर होता है एविएशन सिक्योरिटी का इंडिया में। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन स्टैंडर्ड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू फाइंड दैट द बैगेज ऑफ ए पैसेंजर इज चेक्ड एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द टर्मिनल बिल्डिंग, विच सिक्योरिटी प्लान इज अडोप्टेड एट दैट एयरपोर्ट।
तो यह हम PYQs में भी डिस्कस कर चुके हैं। कल जो हमने डिस्कस किया था 2013 का एग्जाम, उसमें हमने डिस्कस किया था कि यह कनकोर्स प्लान होता है, और कनकोर्स प्लान जो एग्जीक्यूट होता है यह है टर्मिनल बिल्डिंग, जहाँ पर हम प्लेन के लिए जाते हैं, मूव करते हैं, तो वहाँ पर यह कनकोर्स प्लान यूज, और हम अपने हैंड बैगेज जहाँ पे चेक कराते हैं वहाँ से कनकोर्स प्लान जो है लागू होता है। और इसका सही जवाब कनकोर्स प्लान होगा जो ऑप्शन बी में दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट द एयरपोर्ट्स विच एजेंसी कैरीज आउट द सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक। तो एयरपोर्ट्स पर जो फर्स्ट लेयर चेकिंग है वो CISF करते हैं, और जो सेकंड लेयर का चेकिंग है या लगेज बैग्स है और जो इंटरनल जो चेकिंग है वह एयरलाइंस सिक्योरिटी देखती है, जो एयरलाइंस की अपनी सिक्योरिटी होती है वो देखते हैं उस मैटर को। और यह जो मैंडेट है एयरलाइन सिक्योरिटी को चेक का, यह मैंडेट BCAS प्रोवाइड करती है, क्योंकि मोस्टली जो एयरपोर्ट्स के जो स्टैंडर्ड्स है वो BCAS ही मैंडेट करती है, वही डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इसेंशियल फॉर फील्ड क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट के लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं? अंडरस्टैंड द लेआउट ऑफ लैंड एंड आइडेंटिफाई शेल्टर्स। तो यह जरूरी होगा फील्ड क्राफ्ट के लिए। फील्ड क्राफ्ट को जैसे आप सभी समझते हैं, सभी ने WT के क्लासेस किए होंगे। फील्ड क्राफ्ट होता है बेसिकली छुपाव लेके अपना बचाव करते हुए दुश्मन पर हमला करना। तो उस ऐसी जो टैक्टिस होती है, जो टेक्निक होती है, वो फील्ड क्राफ्ट में आती है। क्रिएट शेल्टर वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर टेकिंग पोजीशन। तो यह भी सही होगा कि हम ऐसे शेल्टर्स बनाए जहां पर पोजीशन लेने के लिए जो है प्रॉपर मतलब जगह ना हो, पोजीशन ना हो। नॉलेज रिगार्डिंग द वेपन एंड इट्स इफेक्टिव यूज। तो यह मस्ट है फोर्स पर्सनल के लिए कि उसे वेपन के बारे में नॉलेज हो और कैसे हम उसे इफेक्टिवली यूज करेंगे। तो यह भी एक फील्ड क्राफ्ट का ही पार्ट है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। सभी चीज़ें इसेंशियल पार्ट हो सकती है फील्ड क्राफ्ट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइल मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन पोस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल। अगर आप कोई ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना रहे हैं तो क्या चीज़ें इसेंशियल है जो ध्यान में रखनी होगी? सेलेक्ट ए प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन सी बट यू आर नॉट विजिबल। तो यह मैंडेटरी है और बड़ा ब्यूटीफुल है कि एक ऐसी जगह पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया जाए जहां से हम देख सकते हो लेकिन हम किसी को दिखाई ना देते हो। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन पोस्ट अच्छा होगा कि हम ऑब्जर्व करें और कोई हमारी एक्टिविटी ना ऑब्जर्व कर पाए। योर ऑब्जर्वेशन पोस्ट इज लोअर देन द एरिया टू बी ऑब्जर्व। तो यह गलत होगा, क्योंकि ऐसा करना अपनी जान जोखिम में डालने के जैसा होगा कि हम अपना ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो है वो नीचे रखें, जो एरिया हमें देखना है वो ऊपर रखें। तो हम प्रॉपरली इफेक्टिवली सर्विलेंस नहीं कर पाएंगे और हमारे लिए भी यह थ्रेटफुल हो सकता है। इग्नोर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। तो यह भी गलत होगा, क्योंकि जब हम पोस्ट बना रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है, जो इंपॉर्टेंट जगह है वह तो हमें देखनी है। डू नॉट लुक हियर एंड देयर। तो यह भी गलत होगा। ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज फील्ड क्राफ्ट। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया और सभी फोर्स पर्सनल है और सभी जानते होंगे फील्ड क्राफ्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड वेयर यू आर डिप्लॉयड। तो यह गलत है, यह सिर्फ शाब्दिक अर्थ ले लिया है फील्ड क्राफ्ट का और यह फील्ड क्राफ्ट को डिफाइन नहीं करता। क्राफ्ट फॉर ड्राइंग द मैप ऑफ द फील्ड, यह भी गलत होगा, यह भी नेविगेशनल टाइप है लेकिन फील्ड क्राफ्ट नहीं होगा। व्हाइल प्रोटेक्टिंग एंड सिक्योरिंग फ्रॉम फायर आर्म्स टेकिंग पोजीशन बिहाइंड प्रॉपर मैन मेड नेचुरल शेल्टर एंड यूजिंग योर फायर आर्म्स इफेक्टिवली। तो ऑप्शन सी यहाँ पर होलसम है और सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन इट्स डे टू डे वर्क CISF मेनली डील्स विद। तो इन डे टू डे वर्क CISF बहुत सी चीज़ों से डील करता है और यह काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और मैं इसमें गैस करूंगा, क्योंकि एस्पोइनेज जो है जासूसी की गुप्त इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन रखना दूसरों के बारे में, CISF ये एस्पोइनेज भी करता है डे टू डे वर्क में। सबोटेज, सबवर्जन। सबवर्जन बेसिकली होता है इस्टेब्लिश्ड जो ऑर्डर है अगर उसे हैम्पर किया जा रहा है और उसे बाधा पहुंचाई जा रही है, कैसे भी जो इस्टेब्लिश ऑर्डर है, तो यह भी CISF का काम है कि जो इस्टेब्लिश जो प्लांट का, जो एयरपोर्ट की जो इस्टेब्लिश जो पैटर्न्स है आने के जाने के और जो वर्किंग के जो फंक्शनिंग के पैटर्न्स है वह सेम रहे, वह बदले ना, वह कोई उनको हैम्पर ना करे। तो सबवर्जन से भी डील करती है CISF डे टू डे। एंड सबोटेज, सबोटेज का बेसिकली जो मतलब होता है सबोटेज का, वो मतलब तोड़फोड़ करना, कहीं पे किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, सबोटेज करना, कुछ इंटेंशनली करते हैं, डैमेज कर देते हैं चीज़ को, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अगर प्लांट में ऐसी एक्टिविटी है तो भी CISF मेनली डील करती है इनसे, लेकिन यह डे टू डे नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एस्पोइनेज और सबवर्जन में काफ़ी डिलीमा वाली सिचुएशन है, लेकिन जो ज़्यादा होलसम है हम वह लेंगे और मैं यहाँ पर सबवर्जन के साथ जाऊँगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन ए कंडक्ट एंड ए सोर्स, डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्टैक्ट एंड ए सोर्स इज, कॉन्टैक्ट गिव्स रूटीन इन्फॉर्मेशन, सोर्स गिव्स इनसाइड इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इज मेंशन्ड इन द रजिस्टर एंड सोर्स इज फॉर्मली पेड एंड रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट और सोर्स है हमें वह समझ लेना है कि उनमें डिफरेंस क्या है। एक कॉन्टैक्ट जो होता है वह कोई स्पेसिफिक एंटिटी होता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, हम जिससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कुछ भी बात होने से जिसके पास हम सबसे पहले रीच करते हैं। और सोर्स होता है एक ओरिजिन जहाँ से कोई भी
इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी जाती है, कलेक्ट करी जाती है। बहुत सारे सोर्स, बहुत सारे चैनल्स होते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के, लेकिन जो ऑथेंटिक होते हैं वो कॉन्टैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट गिव्स रूटीन इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है और रूटीन इन्फॉर्मेशन। सोर्स गिव्स इनसाइड इन्फॉर्मेशन, ये है सही नहीं होगा। सोर्स कॉन्टैक्ट इज मेंशन्ड इन द रजिस्टर, तो यह भी हो सकता है रजिस्टर में मेंशन हो लेकिन ना भी हो। सोर्स इज फॉर्मली पेड एंड रजिस्टर्ड, यह गलत होगा। तो हम ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे, कॉन्टैक्ट गिव्स रूटीन इन्फॉर्मेशन। तो जो हमारी जो डेली की जो रूटीन इन्फॉर्मेशन होती है वह हम कॉन्टैक्ट पर ही बिलीव करते हैं, कॉन्टैक्ट पर ही ट्रस्ट करते हैं हम इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज इंस्टॉल्ड एज ए कवर्ड सिस्टम इन पैरामीटर इंट्रूजन सिस्टम। तो पैरामीटर से इंट्रूजन को जो रोकने के लिए सिस्टम होता है उनमें क्या कोवर्ट सिस्टम क्या है कि जो दिखाई ना दे, ऐसा क्या सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक जो फैंस होते हैं वह पैरामीटर वॉल के ऊपर होते हैं, वह कोवर्ट नहीं होते, वह ओवर्ट होते हैं, मतलब वह दिखाई देते हैं, वह प्रत्यक्ष होते हैं। और टोट वायर जो है यह है बेसिकली एक लंबा सा मतलब तार होता है जो ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए यूज़ किया जाता है, या तो मतलब सरफेस में से किसी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना है या किसी रखे हुए ऑब्जेक्ट को उठाना है, तो उसके लिए टोट वायर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ब्रीड केबल। ब्रीड केबल जो है पैरामीटर वॉल पर यूज किए जाते हैं पैरामीटर पर, और यह जमीन के नीचे से जाते हैं, तो यह कोवर्ट सिस्टम होगा और ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड फॉर पैरामीटर सिक्योरिटी। पैरामीटर सिक्योरिटी के लिए इनमें से क्या यूज होता है। तो इंट्रूजन डिटेक्शन डिवाइस, पावर फेंसिस, टोट वायर, ऑल ऑफ द अबव। तो जो टोट वायर है मैंने आपको अभी बताया कि यह ऐसा तार होता है जिससे हम कुछ चीज़ उठाते हैं ऊपर, तो टोट वायर यहाँ पे पैरामीटर सिक्योरिटी के लिए नहीं यूज होता, तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। पावर फेंसिस को हम जानते हैं, पावर फेंसिस पैरामीटर सिक्योरिटी में यूज होते हैं और काफ़ी अच्छा मीडियम है यह पैरामीटर को सिक्योर करने का। और जो इंट्रूजन डिटेक्शन डिवाइस होते हैं वो बेसिकली गेट पर एक्सेस कंट्रोल में यूज हो सकते हैं, वह भी सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं और एक प्रकार का टूल होता है वह भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज द वॉचडॉग ऑफ ऑल न्यूक्लियर एक्टिविटीज इन इंडिया। तो अगर हमें यह क्वेश्चन नहीं पता है तो हम निश्चित ही गलती कर दें, और यह बेसिकली जो बॉडी होती है यह होती है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, और यह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर एक बोर्ड है जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड माइन्यूट से माइन्यूट जो डिसीजन होते हैं, जो प्रिकॉशंस होते हैं, उनको देखते हैं और एक वॉचडॉग की तरह काम करते हैं। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ है इंडिया में, या इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वह होमी जहांगीर बाबा जो है उसके फादर है, और उन्होंने ही यह न्यूक्लियर प्लांट चलाया है, अलग अलग रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीएसएफ में पूछा गया है पार्ट ए में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सक्लूसिव जोन इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्रॉम सेंटर ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज। तो जो एक्सक्लूसिव जोन होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में वह 1.5 to 1.6 किलोमीटर का होता है, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और जो एक्सक्लूसिव जोन होता है वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होता, हर एक्टिविटी प्रोहिबिटेड होता है, और सिर्फ वहाँ पर जो ऑथराइज्ड हैं जैसे साइंटिस्ट है और जो भी ऑथराइज्ड है वही वहाँ पे एंटर करते हैं। वहाँ पे सिविलियन या किसी भी ऐसे इंसान के लिए जाना प्रोहिबिटेड होता है, वहाँ पे रेडिएशन का भी खतरा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैबिटेशन इज नॉट अलाउड इन द एक्सक्लूसिव जोन अराउंड ए न्यूक्लियर पावर प्लांट मेनली बिकॉज। हैबिटेशन जो है अलाउड नहीं होता एक्सक्लूसिव जोन में न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और यह क्यों नहीं होता, क्या इसके रीजंस होते हैं, इस क्वेश्चन में हम वही देखेंगे, रेडियोलॉजिकल रीजंस। तो यह भी एक रीजंस होता है कि वहाँ पर रेडिएशन की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर नहीं अलाउ करते रहना, और वहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं, इसीलिए भी वहाँ पर हैबिटेशन या किसी भी जो सिविल आदमी है उनको जाने के लिए अलाउ नहीं करते। डिस्टर्बेंस ऑफ साइंटिस्ट, यह भी एक रीज़न हो सकता है कि साइंटिस्ट जो है वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो डिस्टर्ब हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट पैरामीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इज पुट अप एट। तो जो पैरामीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है हमने अभी बात किया, वह मोस्टली यूज किया जाता है एक्सिस कंट्रोल के टाइम, और वह एक टूल होता है और वह भी वेरियस जो मेटल है उनको डिटेक्ट करता है। तो यह सही जवाब हमारा ऑप्शन बी होगा कि यह मेन प्लांट बाउंड्री को पर होता है। और हम वर्ड से भी गैस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर वर्ड है पैरामीटर इंट्रूजन डिटेक्शन, तो पैरामीटर यूज किसके लिए होगा, बाउंड्री के लिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटेलिजेंट कैमरा इन सीसीटीवी सिस्टम परफॉर्म्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो आइडेंटिफाइज ए पोटेंशियल थ्रेट बाय मेजरिंग हिज इंटेलिजेंट क्वोशिएंट IQ एंड आइडेंटिफाइज ए पोटेंशियल थ्रेट ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमिन्ड बिहेवियर पैटर्न्स। तो सीसीटीवी का अपना तो IQ नहीं होगा कुछ,
और यह होलसम एक मतलब इंक्लूसिव सा स्टेटमेंट है। आइडेंटिफाई द पोटेंशियल थ्रेट ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमिन्ड बिहेवियर पैटर्न्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। स्पोर्ट्स एंड अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडेड एक्सिस कंट्रोल इन ए वाइटल इंस्टॉलेशन। तो ग्रेडेड का मतलब क्या होता है कि 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3rd ग्रेड, मतलब ग्रेड में सिक्योरिटी होगी किसी भी वाइटल इंस्टॉलेशन पर। हर स्टेप पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाएगा, यह भी ग्रेडिंग एक्सिस कंट्रोल का। तो अपना ऑप्शन देखते हैं, एक्सिस इज ग्रांटेड डिपेंडिंग ऑन द पे ग्रेड ऑफ द पर्सन। तो यह गलत है कि पे ग्रेड को देखकर हम एक्सिस कंट्रोल करेंगे। एक्सिस इज ग्रांटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नीड टू हैव एन एक्सिस टू द इंस्टॉलेशन। तो अगर किसी को इंस्टॉलेशन में जाने की नीड है, उनके हिसाब से हम यह डिसाइड करेंगे कि किस ग्रेड का आदमी किस, तो यह भी सही नहीं होगा। फॉर वेरी वाइटल इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी पर्सनल हैविंग हायर पे आर पोस्टेड, तो यह भी गलत है कि हाई पे होगा जो वाइटल इंस्टॉलेशन में डिप्लॉयड हो गए। दीज आर ग्रेड्स गिवन टू वेरियस इंस्टॉलेशन, तो ऐसा भी नहीं होगा कि वेरियस इंस्टॉलेशन को ये अलग अलग ग्रेड्स दिए गए हैं। यहाँ बात हो रही है एक ही है वाइटल इंस्टॉलेशन और ग्रेडेड एक्सिस कंट्रोल है। तो अब हमें इनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट है वह देखना है। तो एक्सिस इज ग्रांटेड डिपेंडिंग ऑन द पे ग्रेड ऑफ द पर्सन। Access is granted on the basis to need have to an access to the installation. For very vital installation security personnel having higher pay are posted. तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए के साथ ही जाएंगे क्योंकि ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही जवाब होगा कि एक्सेस जो है वो ग्रांट किया जाएगा जो वर्कर है, जो लेबर है, जो एम्प्लॉयज़ है, जो हाई अथॉरिटी के पर्सन है प्लांट के, उनके अलग अलग ग्रेड में उनको एक्सेस दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो एनालिटिक्स इज एनालिसिस ऑफ वेरियस वीडियोज ऑफ सीसीटीवी कैमराज बाय ट्रेन्ड पर्सन सिटिंग इन द कंट्रोल रूम, यह गलत होगा। एनालिसिस ऑफ थर्मल इमेजिंग कैमरा पिक्चर्स बाय कंट्रोल रूम इंचार्ज, यह भी गलत होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच एनालाइज इमेजेस ऑफ सीसीटीवी, तो वीडियो एनालिटिक्स बेसिकली एक कंप्यूटर की एक टेक्नोलॉजी है, एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो सीसीटीवी से जो एनालिसिस करता है इमेजेस का। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम। तो बायोमेट्रिक्स में मोस्ट एडवांस फॉर्म है आइरिस प्रिंट को रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि पाम ज्योमेट्री, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट ये काफ़ी ओल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम है। इरिस जो है वो एडवांस है और न्यू बायोमेट्रिक सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीआईपी सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड इन एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम टू। टीआईपी जो है वह यूज हुआ है थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन के लिए, और एक्स-रे बैगेज जो इंस्पेक्शन सिस्टम है उसमें इंस्टॉल होता है यह सॉफ्टवेयर किस लिए होता है। तो देखते हैं, हेल्प स्क्रीनर्स इंक्रीज थ्रूपुट ऑफ एक्सबीस, डिक्रीज रेडिएशन लेवल, तो रेडिएशन तो डिक्रीज नहीं करेगा। हेल्प स्कैनर्स इंक्रीज क्लियरिटी ऑफ एक्सरे इमेजेस, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा कि यह जो एक्सरे इमेजेस हैं उनको और ज़्यादा क्लियरिटी से देखने में मदद करता है स्क्रीनर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स आर असाइन टू डिटेक्ट। तो आयरन, स्टील, लेड, एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट, फेरस, नॉन फेरस मेटल। तो जो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स होता है यह डिपेंड करते हैं कि हम किस क्वालिटी का, किस रेंज का डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स ले रहे हैं। फेरस, नॉन फेरस सभी मेटल्स को यह डिटेक्ट करते हैं, और अभी तो एडवांस जो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स है वह लेड, एल्यूमिनियम और मेटल एलॉयज सभी को डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्ब ब्लैंकेट एंड बॉम्ब बास्केट आर डिटेक्शन इक्विपमेंट, डिस्पोजल इक्विपमेंट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नॉर बी। तो बॉम्ब ब्लैंकेट और बॉम्ब जो बास्केट है वह बेसिकली ना तो डिटेक्शन इक्विपमेंट है, वह डिटेक्ट नहीं करते बॉम्ब को, बॉम्ब ब्लैंकेट और बॉम्ब बास्केट, और डिस्पोजल इक्विपमेंट ना ही वह डिस्पोज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर इज यूज्ड एज एन इक्विपमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर जो है यह किस लिए यूज़ किया जाता है। यह बेसिकली एक हाई फ्रीक्वेंसी का डिटेक्टर होता है, और यह मोस्टली जो है इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं, मतलब डायोड्स हैं और चिप्स हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। एक्सप्लोसिव भी यह डिटेक्ट करता है और मेटल, लेकिन मेनली यह इलेक्ट्रॉनिक को डिटेक्ट करने के लिए। और यह जो एक्सिस कंट्रोल है, जो पैरामीटर सिक्योरिटी है, वहाँ पर यह डिप्लॉय किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज जनरली यूज फॉर रियल टाइम डिटेक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो ETD है यह है एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्शन के लिए यूज हुआ है। मतलब अगर हम एक्सप्लोसिव को कहीं से हटा दे तो भी वहाँ पर कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं एक्सप्लोसिव के, तो उसके लिए जो माइन्यूटली, जो थोरोली मतलब साफ करते हैं, एक्सप्लोसिव को हटाते हैं, उनके लिए ETD यूज होता है। सैंपल कलेक्शन टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लोसिव इज कैरिड आउट बाय सरफेस वाइप फॉर ट्रेस पार्टिकल्स यूजिंग फिल्टर यूनिट। सैंपल कलेक्शन टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लोसिव, सरफेस वाइप फॉर वाइपर यूजिंग फिल्टर यूनिट, एयर कलेक्शन फॉर टेस्ट पार्टिकल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो यह ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे ठीक होगा, क्योंकि यह सभी जो है फिल्टर करने के लिए जो ट्रेस पार्टिकल्स है उनके लिए यूज हुआ है, और यह सभी एज ए सैंपल कलेक्शन होगा जो एक्सप्लोसिव है उसको चेक करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिमोटली कंट्रोल्ड व्हीकल इज यूज्ड इन। तो
कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स बोम्ड, यह PYQs में आया हुआ है क्वेश्चन, और ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब होगा, यह सभी के लिए यूज होगा रिमोटली कंट्रोल व्हीकल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट, यह भी PYQs में आया है, और SPG की जो प्रोटेक्शन होती है वह हाईएस्ट होती है, और वह सिर्फ PM को दिया जाता है SPG प्रोटेक्शन, उसकी स्ट्रेंथ भी किसी को नहीं पता, मतलब डिस्क्लोज नहीं करते। और दूसरे नंबर पर जो है वह Z+ सिक्योरिटी होती है, उसमें 36 जो है NSG के कमांडोज होते हैं, और अभी शायद 81 के अराउंड है जिनको Z+ सिक्योरिटी मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए CISF ऑफिसर हु इज इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ Z+ कैटेगरी प्रोटेक्टिव ओपन फायर्स इन ऑर्डर टू डिफेंड द प्रोटेक्टी फ्रॉम एन इमिनेंट अटैक अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सच एक्शन जस्टिफाइड। तो यह प्रोविजन राइट टू प्राइवेट डिफेंस को जस्टिफाई करेगा, और राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है अभी 34 to 44 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डील करते हैं, तो यह भी एक इन्फॉर्मेशन है और काम का इन्फॉर्मेशन है, पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन रेस्पेक्ट टू ड्यूटीज ऑफ फोर्स पर्सनल ड्यूरिंग इलेक्शन एट द पोलिंग बूथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इलेक्शंस में जो फोर्स पर्सनल का ड्यूटी होता है उनसे लेकर क्या करेक्ट नहीं है, तो यह भी PYQs है। और यहाँ पे हेल्प वोटर्स ऑफ ए पार्टिकुलर पार्टी, तो ऐसा अपना फोर्स पर्सनल नहीं करेंगे कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको हेल्प करें, वह सभी को एक जैसे हेल्प करेंगे, और यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। वाइल ब्रीफिंग पर्सनल गोइंग फॉर पोल ड्यूटीज वोट शुड नॉट बी डन, तो जब पर्सनल इलेक्शन ड्यूटी के लिए जाते हैं तो उनको ब्रीफिंग में क्या चीज़ें हैं जो नहीं कहनी चाहिए। ब्रीफ देम अबाउट देयर ड्यूटीज, तो यह भी होगा। ब्रीफ देम अबाउट द लोकल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, यह भी होगा। ब्रीफ देम अबाउट एनी एक्सट्रीमिस्ट नक्सल प्रॉब्लम्स ऑफ द एरिया, यह भी ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक नहीं होगा। एंकरेज देम टू कलेक्ट वोटर्स ऑन द डेट ऑफ वोटिंग, तो इसलिए एंकरेज नहीं करेंगे कि आप वोटर्स को लेकर आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटीज विच शुड नॉट बी डन, इलेक्शन ड्यूटीज के दौरान में क्या नहीं करना चाहिए। तो गिव प्रॉपर अटेंशन टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया, इलेक्शन पब्लिसिटी कैन बी अलाउड बियॉन्ड 100 yards ऑफ पोलिंग बूथ, इफ ए वोटर इज यूजिंग माल प्रैक्टिसेस टू कास्ट हिज वोट इट शुड बी ब्रोट टू द नोटिस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो यह तो करना चाहिए कि अगर कोई माल प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नोटिस में वो चीज़ लेकर आए। गिव अटेंशन टू सिक्योरिंग आवर आर्म्स, तो यह भी करना चाहिए कि जो हमारे आर्म्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम अटेंशन रहे। तो अभी इन दो ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, ए और बी को, तो इनकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है। हो सकता है गिव प्रॉपर अटेंशन टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया, तो यह भी कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए दूसरी एजेंसियां रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और जो इलेक्शन ड्यूटीज के लिए गए हैं वह सिर्फ इलेक्शन पीसफुली कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यह इस बेसिस पर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो होलसम है, जो इससे ज़्यादा इंक्लूसिव स्टेटमेंट है, वह यह होगा कि इलेक्शन पब्लिसिटी कैन बी अलाउड बियॉन्ड 100 yards ऑफ पोलिंग बूथ। तो एक तो इलेक्शन जो पब्लिसिटी है वह 48 आवर्स पहले जो है सीज कर दिया जाता है सब, और यह मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट में दिया है कि इलेक्शंस के 48 आवर्स पहले पब्लिसिटी से रिलेटेड जो स्टंट्स है वो नहीं किए जाएंगे। और दूसरा है कि 100 yards ऑफ पोलिंग बूथ, ऐसा कहीं भी किसी रूल्स में नहीं है कि 100 yards तक जो है उसके बाद अलाउ होगा। तो यह डिस्टेंस जो है पोलिंग स्टेशन से जो इलेक्शन बूथ का डिस्टेंस है यह 200 मीटर का होता है, तो यह इसलिए भी गलत होगा। तो यहाँ मैं तो ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूँगा कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा, शुड नॉट बी डन, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन पुट ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज द CISF ड्रॉज इट्स पावर, तो CISF अपनी पावर जब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी करता है तो CISF एक्ट से लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंडक्टिंग मेजर इलेक्शंस इंडिया द फाइनल डिसीजन इन इंपॉर्टेंट मैटर्स इज गिवन बाय, जब इलेक्शंस होते हैं इंडिया में तो फाइनल डिसीजन जो है इंपॉर्टेंट मैटर्स में वो कौन लेते हैं। तो इलेक्शंस में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेगी, क्योंकि अगर इलेक्शंस के जो डिसीजंस है और तो वह हैम्पर कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फेवर में डिसीजन कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन नहीं लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक साइड होती है इलेक्शन में और वह बाइस्ड हो सकती है। तो यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो डिसीजन लेंगे और वो फाइनल डिसीजन होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्हें पावर देता है कि वह डिसीजन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन VIP सिक्योरिटी व्हीकल्स मूव इन ए बॉक्स फॉर्मेशन, तो यह बेसिकली किस लिए मूव किए जाते हैं कि जो प्रोटेक्टी है उसे फ्रंट का एक क्लियर व्यू दिया जाए, इसीलिए बॉक्स फॉर्मेशन में चलती है। ऐसा नहीं है कि आगे और पीछे चलेंगे और ना तो आगे उसको दिखाई देगा कुछ, जो प्रोटेक्टी है जो हम मान के चलते हैं कि कोई लीडर है, और ना पीछे दिखाई देगा। तो एक तो यह भी रीज़न है। दूसरा है कि जो थ्रेट है उसके ऊपर जो उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके इफेक्टिवली। तो हम देखते हैं ऑप्शन, द फेस ऑफ द VIP शुड नॉट बी विजिबल टू एन अटैकर, तो यह तो मतलब होलसम नहीं है, और मतलब तो नेक्स्ट देखते हैं, नो अदर व्हीकल शुड बी एबल टू अप्रोच द VIP व्हीकल, ठीक सही है ये भी। नो बॉडी शुड बी एबल टू फायर एट द VIP, तो कोई भी फायर करने के योग्य ही नहीं होगा, कोई भी फायर कर ही नहीं पाएगा VIP पर, तो ऐसा भी नहीं है। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन डी के साथ, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो डिमांड जो है जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको प्रॉपरली कैटर नहीं करता, तो ऑप्शन डी के साथ जाऊंगा, ऑप्शन डी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अनलॉफुल असेंबली कैन बी डिस्पर्स्ड बाय CISF, तो CISF के पावर है कि वह अनलॉफुल जो असेंबली है उसको डिस्पर्स कर सकती है।
और किसके ऑर्डर पर? ऑन इट्स ओन, अपने ऑर्डर पर। व्हेन डिप्लॉयड ऑन इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज और एन ऑर्डर ऑफ एसएचओ इन नन ऑफ द अबव सिचुएशन। तो अनलॉफुल असेंबली जो है उसको डिस्पर्स करते हैं जीओज के ऑर्डर पर, और या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है उनके ऑर्डर पर अनलॉफुल असेंबली को सीएसएफ डिस्पर्स कर सकती है। तो एसएचओ भी नहीं होगा, ऑन इट्स ओन भी नहीं होगा, और अनलॉफुल डिस्पर्स बाय सीएसएफ व्हेन डिप्लॉयड ऑन इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज। तो यह ठीक हो सकता है कि जब इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ के लिए डिप्लॉय हो तो तब अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, अंडर सीएसएफ एक्ट सीएसएफ कैन अरेस्ट ए पर्सन व्हेन। सीएसएफ कब अरेस्ट कर सकती है किसी पर्सन को? सबसे पहले तो हमें यह देख लेना चाहिए कि जो अरेस्ट है उससे रिलेटेड प्रोविजन है 35, 41, 42 भारतीय नागरिक संशोधन संहिता के। तो 35, 41, 43। अब क्वेश्चन देखते हैं, द पर्सन डज एनीथिंग इलीगल, द पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट सीएसएफ इन डिस्चार्ज इट्स ड्यूटी, द पर्सन कमिट्स एन एक्सीडेंट विद सीएसएफ बस। तो यह सभी सिचुएशन में सीएसएफ अरेस्ट कर सकती है किसी पर्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर सीएसएफ एक्ट सीएसएफ पर्सनल हैव पावर्स ऑफ पर्सनल सर्च। तो सर्च से रिलेटेड प्रोविजंस देख लेते हैं पहले क्या होंगे। तो सेक्शन 185 में सर्च से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं BNSS भारतीय नागरिक संशोधन संहिता के। तो एनी पर्सन ड्यूरिंग एक्साइज कंट्रोल, एनी पर्सन आफ्टर ही इज अरेस्टेड बाय अंडर सीएसएफ। तो सर्च सभी सिचुएशन में सीएसएफ सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यह 1872 का एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसके सेक्शन 25 में कन्फेशन से रिलेटेड प्रोविजन है, और सेक्शन 25 है कन्फेशन बिफोर ए पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी प्रूव्ड। तो जैसा कि मैं पहले भी PYQs में डिस्कस कर चुका हूं कि कोर्ट यह मान के चलता है कि अगर पुलिस कस्टडी में पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन किया है तो वह एडमिसेबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि वह फोर्सफुली ज़बरदस्ती मार पिटाई करके कन्फेशन कराया गया होगा। और अगर उससे रिलेटेड कन्फेशन से रिलेटेड जो रिकवरी है मटेरियल का, या जो भी चोरी से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनका रिकवरी हो रहा है, तो उस कन्फेशन को वहाँ तक ही ठीक मानते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन इज स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन। तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वह जो आदमी करता है उसको एडमिसेबल माना जाता है कोर्ट द्वारा, क्योंकि ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो मर रहा है वह झूठ नहीं बोलता, और वह ऐसा नहीं है कि वह किसी भी मैटर पर बात करे और सच माना जाए, और ऐसा भी नहीं है कि वह क्रिमिनल ऑफेंस पर बात करे तो सच माना जाए, बस वह अबाउट द कोज ऑफ हिज डेथ पर बात करे तो ही वह एडमिसेबल होता है। और डाइंग डिक्लेरेशन जो है सेक्शन 26 ऑफ BNS में डील होता है अभी। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमें याद रखना चाहिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 45 ऑफ CRPC रिलेट्स टू। तो सेक्शन 45 ऑफ CRPC रिलेट्स करता है अरेस्ट से, अरेस्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ एन आर्म फोर्स फॉर एनीथिंग डन ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। तो जब भी कोई CSF मेंबर ऑफ फोर्स ऑफिशियल ड्यूटी पर है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो CRPC ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है आर्म्ड फोर्सेज को। तो यहाँ पर जो अरेस्ट हैं उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वह देख लेते हैं। मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, और यही रीज़न है मल्टीपल टाइम डिस्कस करने का कि आपको इन डिस्कशन के दौरान ही ये याद हो जाए, क्योंकि 100 श्योर हूँ मैं कि इस बार इन प्रोविजन से रिलेटेड डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस जरूर आएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस है, जो प्रोविजंस है, वो मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद सबसे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर लॉ CSF पर्सनल कैन यूज फिजिकल फोर्स टू। CSF पर्सनल फिजिकल फोर्स कब यूज कर सकते हैं? ब्रेक ए स्ट्राइक इन एन अंडरटेकिंग, तो हो सकता है प्रिवेंट एन एम्प्लॉय फ्रॉम टीजिंग फीमेल्स। तो यह भी हो सकता है कि अगर कोई एम्प्लॉय है और वह किसी फीमेल के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, तो CSF पर्सनल फोर्स का यूज कर सकते हैं। उस पहले तो उसे समझाएंगे, अगर वो नहीं मानेगा तो वी कैन रिजोर्ट अदर मीन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो प्रिवेंट डैमेज लॉस टू प्रॉपर्टी टू एन अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर सभी करेक्ट हो गए, ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिसिप्लिन पावर्स अंडर CSF एक्ट प्रोवाइड फॉर डिसमिसल ऑफ CSF पर्सनल, डिस्चार्ज ऑफ CSF पर्सनल, कन्फाइनमेंट इन द सेल। तो डिसिप्लिनरी जो पावर्स है यह काफ़ी ब्रॉड टर्म्स हैं, और जब ऐसी ब्रॉड टर्म्स की बात होती है तो आंसर में भी ऑलमोस्ट सब इंक्लूड हो जाता है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही जवाब हो, क्योंकि डिसमिसल किया जा सकता है डिसिप्लिनरी, और डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। और कन्फाइनमेंट इन द सेल, अगर कोई ऐसा काम किसी फोर्स मेंबर ने किया है जो स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट करें तो उसको कन्फाइन भी किया जा सकता है, उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगाकर केस चलाकर उसको जेल भी भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैलरी अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कैन बी फिक्स्ड बाय। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में जो है सैलरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ऑफिशियल गैजेट के फिक्स करते हैं सैलरी को। और जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है वह बेसिकली इसलिए है कि हमारी सैलरी पर जो हमारा कंपनसेशन होगा,
सपोज किसी भी फोर्स मेंबर या कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर को कुछ हो जाता है ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी से पहले बाद में, और उसको कंपनसेशन देना है, तो वह कैसे कंप्यूट करेंगे सैलरी के ऊपर। तो उससे रिलेटेड वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट में प्रोविजंस हैं। और मैनेजर एंड वर्कर्स ऑफ एन अंडरटेकिंग, ओनली मैनेजर्स के लिए तो नहीं होगा एक्ट, क्योंकि यह एक छोटा सा सेक्शन को पैटर्न नहीं करेगा। पूरा अंडरटेकिंग है, पूरा प्लांट है, बहुत सारी अंडरटेकिंग है जिन पर यह एक्ट लागू होगा। वर्कर्स इंक्लूडिंग सीएस ऑफ पर्सनल, तो यह भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन यह भी होलसम नहीं होगा स्टेटमेंट। मैनेजर एंड वर्कर्स ऑफ एन अंडरटेकिंग, तो यह भी होलसम स्टेटमेंट नहीं है। सैलरी अंडर द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट कैन बी फिक्स्ड ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब होगा, क्योंकि सैलरी जो है वो फिक्स नहीं, बल्कि कंपनसेशन जो है कंप्यूट किया जाता है सैलरी के ऊपर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डील्स विद, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट किससे डील करता है? डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजर एंड अंडरटेकिंग, डिस्प्यूट बिटवीन लेबर एंड द मैनेजमेंट, डिस्प्यूट बिटवीन द लेबर यूनियंस, डिस्प्यूट ऑन वन अंडरटेकिंग विद अनदर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो डील करता है डिस्प्यूट बिटवीन लेबर एंड द मैनेजमेंट। वैसे अगर लेबर यूनियन के बीच में डिस्प्यूट हो तो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में प्रोविजंस दिए हैं इससे रिलेटेड, लेकिन सबसे ठीक यहाँ पर जो जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। इन ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी द स्टेटमेंट कैन बी ओरल, रिटन एंड साइन, ओनली रिटन बट नॉट साइन, तो यह तो गलत होगा, ओनली रिटन एंड साइन। ओरल भी एडमिसेबल नहीं होते, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, रिटन एंड साइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ए डिफेंस असिस्टेंट इज चूजन बाय, तो जैसा कि हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं, चार्ज्ड ऑफिशियल जो है वो चूज करते हैं डिफेंस जो असिस्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर अरेस्टिंग ए पर्सन सीआईएसएफ हैंड्स हिम टू द पुलिस, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आफ्टर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, यह भी गलत होगा। आफ्टर 48 आवर्स, यह भी गलत होगा। आफ्टर रिकॉर्डिंग हिज कन्फेशन, यह भी गलत होगा। तो नन ऑफ द अबव यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्फेशन बिफोर पुलिस अंडर लीड्स टू रिकवरी ऑफ केस प्रॉपर्टी, तो जो कन्फेशन है यह इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 में है कि जो ऐसा कन्फेशन जो है एडमिसेबल होगा जो रिकवरी कराता है केस से रिलेटेड प्रॉपर्टी की। और अभी जो नए रूल है उनमें 22, 23, 24 ऑफ बीएनएस सेक्शन में कन्फेशन रिलेटेड जो प्रोविजंस है वह दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोग्निजेबल केस इज, यह पीवाईक्यूज में इतनी बार आ चुका है कि अरेस्ट विदाउट ए वारंट, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा कोग्निजेबल केस में। नेक्स्ट, जॉइंट सर्वे फॉर इंडक्शन ऑफ सीआईएसएफ इज एन अंडरटेकिंग रिटन बाय, तो जॉइंट सर्वे किया जाता है सीआईएसएफ और मैनेजमेंट के द्वारा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स मींस, तो यह सेक्शन 2 ऑफ सीआईएसएफ एक्ट से लिया गया है। और एनी सब ऑफिसर, अंडर ऑफिसर और एनी अदर मेंबर ऑफ द फोर्स रैंक बिलो द अंडर ऑफिसर एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सीआईएसएफ रूल्स 2001 फोर्स विल कंसिस्ट ऑफ, तो सीआईएसएफ रूल 2001 के अनुसार एग्जीक्यूटिव, फायर ब्रांच और मिनिस्ट्रियल ब्रांच तीनों मिलाकर फोर्स जो है कंसिस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हेड ऑफ द सीआईएसएफ, हेड ऑफ द सीआईएसएफ होती है डीजी, एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट करता है डीजी में, और जो सुपरिंटेंडेंस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो यह मल्टीपल टाइम पीवाईक्यूज में आ चुका है, आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट ए मेजर पेनल्टी अंडर सेक्शन 34, तो यह हर साल एक क्वेश्चन मेजर और माइनर पेनल्टी पर आता है और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, और मुझे उम्मीद है यह सभी को पता होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, विद होल्डिंग ऑफ परमिशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है वह डिस्कस करेंगे, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस कर देता हूँ। सेक्शन 303 यह थेफ्ट से रिलेटेड प्रोविजंस है, और यह बीएनएस के सेक्शन है, भारतीय न्याय संहिता के, और यह आपको कंठस्थ होने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। और सेक्शन 34 से 44 यह डील करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से, और कन्फेशन से रिलेटेड जो है वह 22, 23, 24 सेक्शंस है, और यह कन्फेशन से रिलेटेड है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है, एक मरने से पहले जो आदमी डिक्लेयर करते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन, यह भी सेक्शन 26 में डील किया जाता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं जो लॉकआउट से रिलेटेड है, लॉकआउट यह 21 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में डील होते हैं। और अरेस्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस है यह अरेस्ट से रिलेटेड है, और यह बीएनएसएस भारतीय नागरिक संहिता संशोधन संहिता। तो नेक्स्ट है जो सर्च से रिलेटेड प्रोविजन है, वह सेक्शन 185 सर्च से रिलेटेड प्रोविजन है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है और जो हमें कंठस्थ होने चाहिए। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो, ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है यह आपको पसंद आया होगा। अपने सभी दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन में हैं, सभी को शेयर करें, और आप भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर पाए, हम इम्प्रूव करें और आपको बेहतर जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करें।
और जैसा कि मैं बात कर चुका हूँ 2012, 2010 एंड 11 एंड 2009 की आंसर की अवेलेबल नहीं है। अगर किसी के पास अवेलेबल है तो वह मुझे प्रोवाइड करा सकते हैं। और यह एग्ज़ाम मैं खुद से डिस्कस किया है, और अगर एक दो क्वेश्चन कहीं ऊपर नीचे होगा तो, पर मैंने कोशिश किया है कि 100% एक्यूरेसी के साथ मैं एग्ज़ाम का एनालिसिस करूं, और बहुत रिसर्च करके उसी के बाद मैंने आंसर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। तो थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।